everybody and welcome back to the channel once again. Guys, as you all know that from today onwards we are going to start our new series of genetics. Okay, so first chapter of this series will be chapter number 5, principle of inheritance and variation. Other chapter will be chapter number 6, molecular basis of inheritance, and then chapter number 7, evolution. Guys, genetics and evolution हम जल्द से जल्द from within 1 to 2 weeks complete करने का ट्राई करेंगे. इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड हो, जो कि डेली अपलोड होती है वीडियो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. सो इफ ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा. आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम एनसीईआरटी को बहुत ही ब्रीफली पढ़ने वाले हैं. एज यू ऑल नो दैट एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड examination preparation as well as NEET exam preparation. Okay, so NCERT is very important, especially in biology. So in today's video we will be completing genetics first chapter half portion. Okay, so let us start. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इसके अंदर देखते हैं कुछ टॉपिक्स हैं जो कि 6 टॉपिक. फर्स्ट है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. 5.2 यानी कि सेकंड टॉपिक है कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एक पेरेंट से दूसरे यानी कि ऑफस्प्रिंग तक कैसे पहुंचता है. ठीक है. इनकी कोई कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन. 2 जीन्स जो हैं वो मतलब उनका इनहेरिटेंस किस तरीके से इनहेरिट होते हैं वो देखेंगे हम. नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन. किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि इफ इट्स अ बॉय और अ गर्ल, मेल और अ फीमेल. ठीक है. नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, ऑल्सो इन बर्ड्स. ओके. देन नेक्स्ट है म्यूटेशन. व्हाट इज म्यूटेशन ये जानेंगे हम. उसके बाद है जेनेटिक डिसऑर्डर्स. कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं. या तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर होंगे या फिर वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होंगे. मेंडेलियन डिसऑर्डर मतलब मेंडल ने जो हमें जो फैक्ट्स बताए थे, हमें जो लॉज दिए थे, उनके अकॉर्डिंग अगर वो उन लॉज के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं चीज़ें तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर हो जाएगा. अदरवाइज अगर क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा. ओके, सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ. हैव यू एवर वंडर्ड वाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट. आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक एलिफेंट जो है वो हमेशा बेबी एलिफेंट को ही क्यों बर्थ देता है, कि वो किसी और एनिमल को क्यों नहीं बर्थ देता है. सोचने वाला क्वेश्चन है कि एलिफेंट जो है वो डॉग को क्यों नहीं बर्थ देता है. राइट. सेम अगर आप देखो प्लांट्स के अंदर तो मैंगो सीड जो है वो हमेशा मैंगो प्लांट ही क्यों बनाता है, कोई और प्लांट क्यों नहीं बनाता है. तो ये सब जो है गिवन दैट दे डू आर द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. कि आपको यहाँ बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होता है यानी कि ऑफस्प्रिंग, बायोलॉजी की लैंग्वेज में ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से सिमिलर क्यों होते हैं. वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होती है, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. और डू दे शो डिफरेंसेस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ आदतों में, कुछ आप कह सकते हो जीन्स की वजह से, ये चीज़ जो है मैं आगे बताऊंगी क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र नहीं है. अभी हम बेसिक शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमें ये पता करना है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या कोई डिफरेंस होता है. बिकॉज एज वी नो कि कुछ तो है जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. ठीक है. दैट्स द मेन रीजन कि वो उनका डीएनए सेम है. राइट. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस आते हैं. नेक्स्ट है हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम लुक सो सिमिलर टू ईच अदर. क्या आपने कभी सोचा है दैट 2 सिबलिंग्स, कोई 2 भाई बहन है या बहन, वो वो कई बार सिमिलर क्यों लगते हैं एक दूसरे के, या फिर कई बार वो एक दूसरे से बहुत अलग लगते हैं. ये चीज़ें हैं जो हमें आगे जाके इस चैप्टर में सिंप्लीफाई करनी है, हमें इस चैप्टर में समझनी है. देखते हैं. दीज एंड सेवरल रिलेटेड क्वेश्चंस आर डील्ड विद साइंटिफिकली इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं जेनेटिक्स. ये क्या होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक क्या ट्रांसफ़र होता है, ये जो है सिमिलर कैसे हैं अपने पेरेंट्स से सिबलिंग, जो चाइल्ड है सिबलिंग्स एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं या डिफरेंट कैसे हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र हो रही है. तो ये सब जो है एक साइंटिफिकली तरीके से इसको देखा जाता है. ठीक है. और इन सभी क्वेश्चन से जो डील करते हैं, ठीक है, इनके बारे में जो और ज़्यादा पता करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं बायोलॉजी की हम जेनेटिक्स. उस ब्रांच को क्या कहते हैं, genetics. So in simple words, genetics is a branch of biology dealing with inheritance and variations of character from parents to offspring. ठीक है.
दिस सब्जेक्ट डील विद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या क्या चीज़ें इनहेरिट हो रही हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, एंड एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर, कि कैरेक्टर्स के वेरिएशन, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होंगे, उसको हम कहेंगे वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इनहेरिटेंस। नाउ व्हाट इज इनहेरिटेंस, अब हम आते हैं मेन। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इनहेरिटेंस जो है एक प्रोसेस है जनरली, जिसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो पास ऑन होंगे किसके अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर, राइट, फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। प्रोजेनी कौन है, द चाइल्ड। ओके, देन इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का बेस ही इनहेरिटेंस है। अगर इनहेरिटेंस नहीं होगा, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग चीजें ट्रांसफर नहीं होंगी, तो हेरिडिटी नहीं होगी। ओके, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। नाउ व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन एक ऐसी डिग्री होती है कि मतलब कुछ स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट्स जिससे जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। ठीक है, वेरिएशन मतलब आपको पता है डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 1000 BC दैट, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस को फ्रॉम अराउंड 8000 टू 1000 BC से पता था कि वेरिएशन का, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं या फिर जो सिमिलर चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं, वो जनरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिडन फीचर है, यानी कि हिडन वेरिएशन है, कॉज है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स। उन्होंने प्लांट्स के ऊपर ये चीज़ें देखी थी कि जो वेरिएशंस हो रहे हैं नेचुरली, नॉट अपने अंदर बट उन्होंने प्लांट के अंदर ये चीज़ें देखी थी कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो सिलेक्टिवली अपनी ब्रीड के अकॉर्डिंग ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड सिलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस्ड डिजायरेबल कैरेक्टर्स। और वो ऐसे कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया उन्होंने, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे उन्होंने, कि इस चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, इनमें से एक मेंडल भी था। ओके, तो उन्होंने पता किया कि कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स जिनसे हमें पता चल सके, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक दिख सके। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन आपको पता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होता है, कि आर्टिफिशियली बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो किए जाते हैं। आज वो कैसे किए जाते हैं कि पहले कुछ कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है, एंड आफ्टर दैट डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज। आपने देखा होगा कि पंजाब में जो साहिवाल काउज होती हैं, पंजाब में जो साहिवाल काउ होती हैं, वो इसी का आर्टिफिशियल फॉर्म का ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें वाइल्ड काउज जो हैं वो फ्रॉम डोमेस्टिक काउज से उनको जो क्रॉस ओवर करा दिया जाता है, यानी कि उनके अंदर आप कह सकते हो जेनेटिकली, या फिर आप कह सकते हो क्रॉस ओवर कराया जाता है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंडियन ब्रीड है वेल नोन साहिवाल काउज पंजाब में। ओके, वी मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर्स न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस। हमें ये चीज़ हमेशा पता थी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्हें इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर और वेरिएशन के बारे में पता ज़रूर था, उनको थोड़ा सा आइडिया था अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज फिनोमिना। उनको कुछ आइडिया था, बट जब आगे नॉलेज गेन करते गए उनको आइडियाज़ का पता चलता गया कि क्या चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। ओके, अब आता है मेंडल का लॉ। मेंडल का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसका पूरा नाम था ग्रीगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रीगर जॉन मेंडल। जॉन इट मीन्स एक सेकेंड, JOHANN, ये स्पेलिंग थी, याद रखिएगा। ओके, कभी कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। ये कब इन्होंने काम किया था, मिड 19th सेंचुरी में, जब इन्होंने अंडरस्टैंड किया था इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ग्रीगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हाइब्रिड्स के ऊपर, यानी कि हाइब्रिड्स के ऊपर जो एग्जाम्पल होते हैं, सॉरी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने गार्डन पीस के ऊपर किया, 7 साल तक किया। 7 साल कितने थे, 1856 टू 1863। ये बहुत ईजी रहता है आपके लिए जानना कि 7 साल के लिए 1856 से 1863 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, 7 सालों तक 7 ट्रेट लेके। ठीक है, 7 डिफरेंट ट्रेट्स थे, एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनके कुछ लॉज थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो कौन से थे,
ठीक है, डोमिनेंस वाला एक लॉ था, सेग्रीगेशन वाला लॉ था, ठीक है, उनके लॉज थे कुछ, उन्होंने अपने कुछ लॉज दिए थे इन सभी चीज़ों को 7 सालों में स्टडी करने के बाद। बट वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे, एक ऐसे पर्सन थे जो कि मैथ्स बैकग्राउंड से थे, ठीक है, तो उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया गया और उनकी चीज़ों को क्रेडिट कब मिला गया, उनको सबने कह दिया कि नहीं, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ये कुछ अलग ही कह रहे हैं, ये अपनी मैथ्स लगा के बायोलॉजी के अंदर हमें चीज़ें बता रहे हैं, तो वो सही नहीं हो सकता। बट आफ्टर सम टाइम उनकी डेथ के बाद पता चला कि जो वो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। तो चलिए जानते हैं कि वो आखिर कह क्या रहे थे। ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। जब उन्होंने इनहेरिटेंस और वेरिएशन की चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट किया, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, तो ये पहली बार हुआ कि बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स के लॉजिक लगाए गए। ओके, और वो लॉजिक बिल्कुल सही थे, बट जब वो अलाइव थे यानी कि जिंदा थे तब उनकी बातों को नहीं माना गया। राइट, हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज। उनके एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या था, अब आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड में इंपॉर्टेंटली आता है कि क्या जो चीज़ें थी, क्या क्या उनके जो प्रिकॉशंस थे या फिर क्या क्या चीज़ें उन्होंने इन्वॉल्व की थी अपने एक्सपेरिमेंट में। सो द मेन थिंग इज लार्ज सैम्पलिंग साइज उन्होंने लिया था, यानी कि पीस जो थे, पी प्लांट जो थे उनके ऊपर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उनका साइज बड़ा लिया था। राइट, ताकि उनको ईजिली क्रेडिटेबिलिटी मिल सके, उनकी अपना डाटा कलेक्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट है गार्डन पी प्लांट पोजेस्ड सर्टेन कंप्लीटली अपोजिट ट्रेड्स। अब मेन थिंग आई विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड। ऑल्सो confirmation of his inferences from experiments on successive generation of his test plants prove that his result pointed general rules of inheritance rather than being to एक सेकेंड, हम कहाँ थे? Okay, so prove that result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. It means कि जब मेंडल ने अपना काम उनको बताया, ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट के सक्सेस होने की बात बताई गई, तो एक रिजल्ट, उनका रिजल्ट जो था वो प्रूफ हो गया आफ्टर सम टाइम, उनके मरने के बाद उनका रिजल्ट प्रूफ हो गया था कि दैट समथिंग इज देयर, जो कि फैक्टर, जिसको उन्होंने फैक्टर कहा था, वो जीन्स को उन्होंने फैक्टर कहा था जब जीन्स नहीं पता थे किसी को भी, तो उन्होंने बताया था कि फ्रॉम पेरेंट्स टू जो ऑफस्प्रिंग है वो गैमीट के थ्रू जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या पॉलिनेशन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जैसे कि प्लांट्स के अंदर या जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये जनरली गैमीट्स के थ्रू अपना जो ट्रेट है, अपना जो जीन्स है, वो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर करते हैं। ओके, सो द मेन थिंग इज कि गैमीट जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर कर रही है तो वो क्या चीज़ ट्रांसफर कर रही है, फैक्टर्स, उन्होंने फैक्टर्स बताया था जिनको आज हम कहते हैं जीन्स। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनकी एक कैरेक्टर्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। उन्होंने टॉल और ड्वार्फ प्लांट पे काम करना शुरू किया था, यानी कि लंबे प्लांट पे, और जिसकी हाइट ज़्यादा बड़ी है टॉल, और जो ड्वार्फ है यानी कि जिसकी हाइट छोटी है। उसने 7 ट्रेट्स लिए थे गार्डन पी के। वो 7 ट्रेट क्या थे मैं आपको बताती हूँ। ये है कैरेक्टर्स, ओके, ये है कैरेक्टर्स, ये है डोमिनेंट जो कि अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, ये है रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले आते हैं पी प्लांट के ऊपर ही पूरी बात होगी। सीड शेप, सीड शेप कैसी होगी, जो डोमिनेंट होगी वो होगी राउंड, जो रिसेसिव होगी वो होगी रिंकल। ये आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। सीड का कलर क्या होगा, जो डोमिनेंट होगा वो येलो, जो रिसेसिव होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो होगा आपका ग्रीन। ओके, नेक्स्ट है फ्लावर का कलर, जो डोमिनेंट वन होगा वॉयलेट, ओके, और जो रिसेसिव जो अपने आप को इतना ज़्यादा नहीं दिखा पाएगा वो होगा वाइट। ओके, पॉड शेप, पॉड की शेप क्या होगी, एकदम स्ट्रेट लाइक फुल, अदरवाइज कंस्ट्रिक्टेड, एक तरीके से आप कह सकते हो मुरझाया हुआ सा, या फिर कह सकते हो थोड़ा सा टेढ़ा फेढ़ा सा। नेक्स्ट है पॉड का कलर, कलर क्या हो सकता है, डोमिनेंट वन का ग्रीन एंड जो रिसेसिव है उसका येलो। याद रखिएगा बच्चे कंफ्यूज होते हैं सीड कलर एंड पॉड कलर में। पॉड का कलर डोमिनेंट ग्रीन है, रिसेसिव येलो है, और इसका उल्टा होगा सीड कलर में, येलो डोमिनेंट ग्रीन रिसेसिव। ओके, नेक्स्ट है फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर पोजीशन आप यहाँ देखें,
ये है एक्सियल, ये है टर्मिनल। नाउ व्हाट इज एक्सियल एंड व्हाट इज टर्मिनल? जब पूरे स्टेम के ऊपर फ्लावर्स जो है वो लगे हुए हैं उसको बोलते हैं एक्सियल, यानी कि एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये समझ लीजिए एक्सिस है आपका, ये स्टेम है और यहाँ पर लगा है प्लांट, यहाँ पर लगा है प्लांट, यहाँ पे लगा है, ये हो गया एक्सियल। ओके, ये हो गया एक्सियल। और टर्मिनल क्या होता है? सारे प्लांट यहीं पर लगे हुए हैं एकदम टॉप पे, राइट? ये होता है टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है? रिसेसिव ट्रेट होता है, क्योंकि अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट एक टॉल और एक ड्वार्फ, एक बड़ा प्लांट और एक छोटा प्लांट। ये सभी किसके ऊपर थे? किसके कैरेक्टर्स थे? उन्होंने पी प्लांट के ऊपर ही सब किया था। नेक्स्ट आते हैं हम ऑल्सो हम थे यहाँ पर, यस, मेंडल ने इन्वेस्टिगेट किया था कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड एज टू अपोजिंग ट्रेट्स। उन्होंने दो अपोजिंग ट्रेट्स के बारे में यहाँ पे बात की थी, जो कि है टॉल और ड्वार्फ प्लांट। उनके एक्सपेरिमेंट में यही थे। या फिर येलो और ग्रीन सीड्स। ठीक है, तो ये जो ट्रेट्स थे उन्होंने एक तरीके से लिए थे, पेयर में लिए थे। 7 ट्रेड्स लिए थे। 7 ट्रेड्स अगर पेयर में लिए थे, इट मीन्स 14 तरीके की चीजें उन्होंने ली थी, 14 चीजें ली थी। और प्रॉपर उनको पेयर में गिना जाए तो 7 ट्रेड्स। ओके, दिस अलाउड हिम टू सेट अप अ बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस। इससे उन्हें क्या पता चला? कुछ रूल्स पता चले जो कि मेनली हैं इनहेरिटेंस के लिए, जो इनहेरिटेंस के बिल्कुल इंपॉर्टेंट रूल हैं। अगर वो चीजें नहीं होंगी तो इनहेरिटेंस नहीं हो पाता है। ओके, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inherent in them। जो कि बाद में जो उन्होंने रूल्स बताए थे साइंटिस्ट, यानी कि मेंडल ने, साइंटिस्ट ने उस टाइम पे मना कर दिया था। कई सारे साइंटिस्ट उनके अगेंस्ट थे कि यार ये मैथमेटिक्स लगा के बायोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इट मीन्स ये गलत हो सकते हैं, राइट? तो लेकिन कुछ टाइम बाद जब उन्होंने ये उनके चीज़ों पर गौर किया गया, एक और साइंटिस्ट ने काम किया, इसी चीज़ को आगे बढ़ाया, तो उन्हें पता चला कि जो इनहेरिटेंस के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, और नेचुरल ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने की थी वो बिल्कुल सही थी, राइट? मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। उन्होंने इस तरीके की आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जो उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को पॉलिनेट करवाया था, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, जो एक ही ट्रेड की दो तरीके की चीज़ों को पॉलिनेट करवाया था। ठीक है, ये सब क्या थे? ट्रू ब्रीडिंग बता रहे थे पी लाइन्स की। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट, अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग लाइन, राइट? ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन इज वन दैट हैव अंडरगॉन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेट कराया गया। लाइक अगर टॉल और ड्वार्फ प्लांट लिया गया है, उसको आपने एक बार F1 प्रोजेनी बना ली उसकी, ठीक है, 1 जनरेशन, उसके बाद आपने उसको दोबारा इनहेरिट करवाया, यानी कि दोबारा उसके अंदर पॉलिनेशन करवाया, दोबारा रिप्रोडक्शन हुआ उसके अंदर, और वो चीज़ उसने हमें दिया F2 जनरेशन, राइट? शोज द स्टेबल ट्रेट। अब इससे क्या पता चलता है कि जो एक स्टेबल ट्रेट है, एक टॉल प्लांट है, वो अपने आप को थ्रू आउट द प्रोसेस टॉल ही रखेगा, ठीक है? ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव हो जाएगा, वो नहीं दिखेगा। ओके, तो ये चीज़ है जो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस और एक्सप्रेशन बताती है सेवरल जनरेशन का, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो डोमिनेंट चीज़ है वो शो हो रही है। ओके, मेंडल सिलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। उसने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज ली थी, जो आप देख चुके हो, एक्सियल, टर्मिनल, टॉल, ड्वार्फ, ठीक है, येलो ग्रीन जो सीड कलर था, पॉड कलर येलो ग्रीन, ग्रीन येलो था, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एज पेयर्स विच वॉज सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जो सबके सब एज पेयर सिमिलर थे, बट उनका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिफरेंट था। व्हाट डज दिस मीन? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब अगर टॉल है तो दूसरा वाला ड्वार्फ है, बट दोनों ही स्टेम की हाइट है, राइट? अगर जो आप कह सकते हो फ्लावर की पोजिशन एक्सियल भी है और टर्मिनल भी है, दो डिफरेंट ट्रेट है, बट दोनों के साथ साथ वो एक फ्लावर ही है एट द एंड, ठीक है। ये सब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सिलेक्टेड वर स्मूथ, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे जो सिलेक्ट किए गए थे वो स्मूथ थे, यानी कुछ पी प्लांट जो थे वो स्मूथ थे, और कुछ जो है वो रिंकल्ड सीड्स थे, येलो सीड थे या फिर ग्रीन सीड, इन्फ्लेटेड यानी कि फुल सीड थे, यानी या फिर कंस्ट्रक्टेड ग्रीन और येलो पॉट्स। कंस्ट्रक्टेड मतलब थोड़े मुरझाए हुए से। नेक्स्ट है टॉल या फिर ड्वार्फ प्लांट भी था, ठीक है। तो ये है आपके पास जो मैंने आपको अभी बताया, जो आपने अभी डायग्राम के थ्रू देखा, वो चीज़ें आप यहाँ पर अब टेबल के फॉर्म में देख रहे हो। स्टेम की हाइट टॉल या ड्वार्फ, टॉल होगा क्या, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, दोनों एक साथ ही आएंगे,
ओके। और ये स्टेम हाइट क्या है, इसका कैरेक्टर है। तो टॉल जो है वो डोमिनेंट और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव। वॉयलेट जो है डोमिनेंट और वाइट जो है वो रिसेसिव। एक्सियल डोमिनेंट, टर्मिनल रिसेसिव। तो आपको ये चीज़ें समझा चुकी हूँ। ये बस आपको हमेशा याद रखना है। ये जो आपका डायग्राम है, जो टेबल है, इससे आप इजीली चीज़ों को समझ पाओगे। तो ये है अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।